लकड़ सूंघवा। शरत चंद्र। जंगल में आग की तरह चारों तरफ ये समाचार फैल गया। बलिदान पाए बिना इस बार रूपनारायण के ऊपर पुल तैयार नहीं हो रहा है। 2 जीवित बच्चे पुल के नीचे गाड़ दिए हैं। अब केवल एक की कमी है। वो मिलते ही जोर शोर के साथ पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही ये समाचार भी सुनने में आया कि रेलवे कंपनी की ओर से कुछ एजेंट बच्चा पकड़ने के लिए शहर और गांव में घूम रहे हैं। उनमें किसी की सूरत साधु की तरह तो किसी की डाकू की तरह है। विभिन्न रूप में लोग चारों तरफ फैल गए हैं। अफवाहों का प्रसार इतना बढ़ गया कि गांव के लोग समझने लगे शायद मेरे लड़के को ही पुल के नीचे बलिदान देने के लिए न ले जाएं। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में इसकी जोरदार चर्चा होने लगी। सभी भयभीत से रहने लगे। इसके ऊपर समाचार पत्रों ने और भी रंग चढ़ा दिया। कलकत्ता से आने वाले चश्मदीद गवाहों ने बयान दिया। अभी कल ही बहु बाजार में एक व्यक्ति हाथों हाथ पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके झोले में से एक बच्चा बरामद हुआ। बड़ा बाजार में भी एक बच्चे को पकड़ते समय एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। इसी तरह के विभिन्न समाचार विशेष रूप से कलकत्ता में होने वाली घटनाओं पर रंग चढ़ाकर हमारे गांव की हवा के साथ फैल गए। ठीक इसी समय हमारे गांव में भी एक मजेदार घटना हुई। सड़क के किनारे एक बागीचेदार मकान में मुखर्जी बाबू सपरिवार रहते हैं। निसंतान होने पर भी गृहस्थी के प्रति उनकी 18 आने आसक्ति है। बंटवारा करते समय उन्होंने अपने भतीजे को एक कानी कौड़ी भी नहीं दी। अब भी देना पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उधर भतीजा कभी कभार आकर अपना हक उनसे मांगता रहता है। इस पर मुखर्जी की पत्नी शोर मचाती हुई मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है और उलाहने पूर्ण शब्दों में कहती है, हीरू मुझे मारने आया था। और इस सफेद झूठ से चिढ़कर हीरू भी कह उठता है, अच्छी बात है, एक दिन तुम्हें मारकर ही अपना हक वसूल कर लूंगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। उस दिन इस घटना ने विकट रूप धारण किया। हीरू ने आंगन में आकर कहा, चाचा, आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं, मैं लेकर रहूंगा चाचा। चाची रसोई घर से बाहर निकलकर बोल उठी, अच्छी बात है, जा अपने बाप को बुला ला। हीरू ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, वे तो अब नहीं आ सकते। कहो तो जाकर तुम्हारे बाप को बुला लाऊं। अगर तुम्हारे वंश में कोई जीवित हो तो आकर मेरा हक दे दे। उसके बाद दोनों ओर से जिस भाषा का प्रयोग होने लगा उसे बयान करना बेकार है। जाने से पहले हीरू चेतावनी देता गया, आज ही इसका फैसला करके रहूंगा, सावधान रहना। रसोई घर से चाची बोली, जा जा जा, जो करते बने कर लेना। हीरू वहां से सीधे रामपुर में आया। इस गांव में अधिकतर गरीब मुसलमान रहते हैं। मुहर्रम और ताजिया के दिनों तलवार लाठी का खेल दिखाया करते हैं। उनकी लाठियां तेल से परिपक्व और प्रत्येक गांठ में पीतल की फुल्लियां जड़ी रहती हैं। इधर के इलाके में ये बात प्रसिद्ध है कि आसपास के गांव में इन लोगों की तरह लाठी खेलने वाला कोई नहीं। शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसे ये लोग न कर सकते हों। सिर्फ पुलिस के भय से चुप रहते हैं। हीरू ने कहा, बड़े मियां, ये लो 2 रुपया पेशगी के रूप में रख लो। एक तुम्हारे लिए, दूसरा भाई के लिए। काम पूरा हो जाने पर और इनाम दूंगा। रुपए लेने के बाद हंसते हुए लतीफ मियां ने कहा, काम क्या है बाबूजी? एक मैं ही नहीं, इधर का सारा इलाका ये बात जानता है कि तुम दोनों बड़े अच्छे लठैत हो। अपनी लाठी के जोर से जमींदार विश्वास बाबू की संपत्ति पर दखल जमा लिया है। अगर तुम लोग चाहो तो क्या नहीं हो सकता। बड़े मियां ने आंख दबाते हुए कहा, जरा धीरे बोलिए बाबूजी, थाने के दारोगा साहब ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। वीरनगर के इस गांव में अपना राज है, वो तो कहो किसी ने देखा नहीं और काम सिद्ध हुआ। हीरू ने कहा, क्या कहते हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं सका? लतीफ मियां ने हंसते हुए कहा, कोई कैसे पहचानेगा साहब? सिर पर बड़ी पगड़ी, गर्राट नकली दाढ़ी मूछ बनाकर, सारे बदन में तेल सिंदूर पोत कर हाथों में 6 फुट की लाठी लेकर गया था। इस भेष में देखते ही लोगों ने समझा कि हम दोनों सीधे यमराज के यहां से चले आ रहे हैं। उस समय किसी को इतना होश नहीं रहा कि हमें पहचानते। देखते ही देखते सब के सब न जाने किधर गायब हो गए। हीरू ने लतीफ मियां का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बड़ी आजिजी के साथ कहा, बड़े मियां, एक बार इसी पोशाक में मेरा काम कर दो। मेरे चाचा मेरा हक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो शैतान की खाला चाची कानी कौड़ी नहीं देना चाहती।
एक बार वही पगड़ी और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर उनके आंगन में चले जाओ। इसके बाद जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। मेरा बहुत कुछ बनता है, मैं वसूल कर लूंगा। एकादशी के दिन शाम के समय, ठीक है? लतीफ मियाँ राजी हो गए। ये तय हुआ कि लतीफ और महमूद दोनों भाई उस दिन शाम के समय विचित्र पोशाक में मुखर्जी बाबू के घर चलेंगे और हीरू पास ही छिपा रहेगा। आज एकादशी है। दिन भर उपवास रहने के बाद मुखर्जी साहब बाहर वाले बरामदे में जलपान की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। गठिया के रोगी होने के कारण एकादशी को अन्नाहार करने की इच्छा नहीं होती। जलपान आने के पहले ज्यों ही कच्चा नारियल का पानी से भरा हुआ ग्लास मुंह से लगाया, त्यों ही दरवाजा ढकेल कर महमूद और लतीफ मियाँ एक झटके में भीतर आ गए। सिर पर भारी पगड़ी, लंबी दाढ़ी, हाथ में 8 फुट की लंबी लाठी लिए हुए, मुंह पर सिंदूर पोते हुए थे। इन दोनों की शक्ल देखते ही उनके हाथ से ग्लास नीचे गिर पड़ा। जगदम्बा चीखती हुई बोल उठी, अरे टोले मोहल्ले वाले, कौन कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरे घर में लकड़ सुंघवा घुसा आया है। मुखर्जी बाबू के घर के सामने एक छोटा सा मैदान है। वहीं पर रोज शाम के समय गांव के बच्चे कबड्डी खेलते हैं। आज भी खेल रहे थे। जगदम्बा की चीख पुकार सुनते ही जो जहां था वहीं से चीखते चिल्लाते घर की ओर दौड़ पड़ा। गांव में लकड़ सुंघवा आया है, लड़कों को पकड़कर ले जा रहा है। हीरू दोनों भाइयों को घर दिखाने के लिए साथ आया था। भीतर न आकर वो बाहर दरवाजे के पास छिपा बैठा था। वहीं से उसने दबी जबान से कहा, बड़े मियाँ अब मत ठहरो, भागो यहां से, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो 9-2-11 हो गया। और बातों से भले ही लतीफ मियाँ अनभिज्ञ रहते हों, लेकिन शहर और गांव में लकड़ सुंघवा की चर्चा से अनजान नहीं थे। क्षण मात्र में वो समझ गए कि अगर इस भेष में यहां वो पकड़ लिए गए तो खैरियत नहीं। ये सोचकर दोनों वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन अनजाने गांव से झटपट भाग जाना कोई हंसी खेल तो है नहीं। तब तक चारों तरफ से गांव वालों की आवाजें आने लगी, कहां गया, पकड़ो, मारो, जाने न पाए, ढूंढो। छोटा भाई महमूद न जाने किधर गायब हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन लतीफ मियाँ चारों तरफ से घिर जाने के कारण पकड़ लिए गए। जान बचाने की गरज से बेचारा पास के एक तालाब में कूद पड़ा। ये देखकर लोग किनारे से उस पर चारों तरफ से ईंट और पत्थर बरसाने लगे। आखिर तंग आकर उसने कहना शुरू किया, मैं लकड़ सुंघवा नहीं हूं। पर कौन सुनता है। उसकी इस सफाई पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ लोग तो इस सफाई को झूठ समझकर और भी नाराज हो उठे और जोरों से ईंट और पत्थर फेंकने लगे। अगर ये लकड़ सुंघवा नहीं है तो सिर पर पगड़ी क्यों है, इतनी लंबी दाढ़ी क्यों है, चेहरे पर इतना सिंदूर क्यों पोते है। पानी में डुबकियां लगाने से उसकी पगड़ी खुल गई, चेहरे का सिंदूर चारों तरफ फैल गया। तब तक कुछ व्यक्ति पानी में उतरकर उसे घसीटते हुए किनारे पर ले आए। वो बराबर चीखता रहा, मैं लतीफ मियाँ हूं, महमूद मियाँ का भाई, लकड़ सुंघवा नहीं हूं, सुनो तो। ठीक इसी समय एक जरूरी काम के लिए मैं तालाब के किनारे वाली पगडंडी से जा रहा था। हंगामा सुनकर तालाब के पास चला आया। मुझे देखते ही जनता और भी उत्तेजित हो उठी। सभी एक स्वर में कहने लगे, आज एक लकड़ सुंघवा पकड़ लिया गया है। उसकी दशा देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। बेचारे को लोगों ने इस कदर पीटा था कि उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। सिर्फ रह रहकर अपने हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़ रहा था। मैंने पूछा, इसने किसका लड़का चुराया है? ये पता नहीं। और वो लड़का कौन है? ये भी पता नहीं। तब तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुमकिन है लड़कों को इसने कहीं दलदल में गाड़ दिया हो और रात को निकाल कर ले जाएगा, फिर उसका पुल के नीचे बलिदान देगा। मैंने पूछा, क्या मृत बालक का बलिदान होता है? एक ने कहा, मृत क्यों, जीवित होगा। अरे, दलदल में गाड़ कर रखने से कहीं बच्चा जीवित रह सकता है? ये तर्क सुनते ही सभी एक बारगी चुप हो गए। अब तक अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण उन सबका ध्यान इस ओर गया ही नहीं था। छोड़ दो इसे, कहते हुए मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है बड़े मियाँ, साफ साफ बताओ। आश्वासन पाकर लतीफ ने शुरू से अब तक की सारी घटना बताई। मुखर्जी दंपत्ति से गांव वालों की सहानुभूति नहीं थी। ये किस्सा सुनते ही सभी पश्चाताप करने लगे। मैंने कहा, बड़े मियाँ, अब आप यहां से सीधे घर जाइए, भविष्य में भूल कर भी ऐसी गलती न कीजिएगा। उसने नाक कान छूते हुए कहा, नहीं बाबूजी, कतई नहीं, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा भाई कहाँ है? मैंने कहा, लतीफ मियाँ, फिलहाल तुम अपनी जान बचाकर घर चले जाओ।
लतीफ बात मानकर लंगड़ाता हुआ घर की ओर रवाना हो गया। काफी रात गुजरने के बाद उसी दिन भयंकर कोलाहल से सारा पड़ोस जाग उठा। घोषाल के घर की नौकरानी गाय को चारा देने के लिए गौशाला में गई हुई थी। उस कमरे में प्रवेश करते ही एक भयंकर मूर्ति दिखी और उसकी घिघी बंद गई। तब तक उस मूर्ति ने आगे बढ़कर उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। इधर नौकरानी इतनी भयभीत हो उठी कि जोरों से चिल्ला उठी, दौड़ो दौड़ो, कौन कहां हो, मुझे भूत ने पकड़ लिया है। तभी भूत ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूं मां, भूत नहीं हूं मैं, मुझे बचा लो, मैं आदमी हूं, बड़ा एहसान मानूंगा। चिल्लाहट सुनकर घोषाल महोदय कई व्यक्तियों के साथ गौशाला में आए। अभी शाम के समय ठीक इसी तरह की एक मूर्ति की दशा इन लोगों ने देखी थी। फलस्वरूप महमूद मियां मार खाने से बच गए। लोगों को यह विश्वास हो गया कि हजरत ही लतीफ के भाई महमूद हैं, भूत नहीं। घोषाल ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा, छोटे मियां, तुम अपने जीवन में ये घटना कभी न भूल सको, इसलिए यादगार के रूप में तुमसे ये लाठी मैं लिए ले रहा हूं। अब अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर सीधे घर चले जाओ। महमूद मियां 100 बार सलाम करने के बाद घर की ओर रवाना हुए। ये कहानी कोरी कहानी नहीं है, बल्कि सत्य और अपनी ही आंखों देखी घटना के आधार पर लिखा है मैंने।